32,000 रुपए ये वो अमाउंट है जो एक इंडियन हर महीने ऑन एन एवरेज कमाता है। और अगर मुकेश अंबानी जी महीने का छोड़ो, अगर दिन का भी 32,000 रुपए खर्च करने लग जाए ना, तो उन्हें सारा पैसा खत्म करने में 65,500 साल लग जाएंगे। और मुझे पता है यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इससे भी कम कमा रहे हैं। अब ये आंकड़ा इसलिए ताकि आप जान सको कि मुकेश अंबानी जी कितने सालों तक बिना काम के भी वैसी लाइफ जी सकते हैं जिसका सपना आप रोज देखते हो। और यही है सही मायनों में वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच एक्वायर एसेट्स एंड द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। जिसका मतलब है कि एक अमीर वेल्थी इसलिए बन पाता है क्योंकि वो एसेट्स को एक्वायर करता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग जीवन भर ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें तो एसेट लगती है पर असल में वो है लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी तो खुद कर्जे में है, उनके ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है। तो जरा रुको और इस वीडियो के 6th पार्ट में आपको पता चलेगा कि वो कर्जा किस चीज का है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से पुअर और मिडिल क्लास को कभी उठने नहीं देता। और इसलिए उन्होंने लिखी द रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जो हमें स्कूल में किसी भी और किताब से पहले पढ़ानी चाहिए थी। एक ऐसी बुक जो फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थी फ्यूचर का एक क्लियर रोड मैप देती है। इस बुक में रॉबर्ट ने कुछ ऐसे की लेसन बताए हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपके माइंडसेट को डेवलप करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेकर जाएंगे। जिसमें सबसे पहला आता है लेसन नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है पर अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। रिच होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि आपके पास कितना पैसा रेगुलरली आ रहा है। इन शॉर्ट आपके पास एक रेगुलर कैश फ्लो है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए कोई लॉटरी विनर को ही देख लो। अब अचानक से 1 करोड़ जीता हुआ इंसान या कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ जीतने वाला आदमी रिच नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास एक समय में उतना पैसा था जो खर्च किया जा सके। बट प्रॉब्लम तो ये है कि एक बार वो पैसा खत्म होने के बाद उतना ही पैसा आएगा कहाँ से ये उसे नहीं पता। इसलिए कैश फ्लो ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत से मिडिल क्लास लोग ऐसी चीजें उठाकर ले आते हैं जो उन्हें एक रेगुलर खर्चा करने पर मजबूर करता है, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते बढ़ते ही पैसा खत्म हो जाता है और वो लोग आने वाले समय में कहीं और पैसा लगाने का सोच भी नहीं सकते। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसी चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दे, जैसे कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, लैंड। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो देती रहती हैं, जिससे आप अपने सभी खर्चे कर सकें और नई अपॉर्चुनिटी आने पर उन्हें इन्वेस्ट भी कर सकें। रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो समझाते हुए बताते हैं कि आपको अपने लिए एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है जिसको एक बार शुरू किया जाए तो वो नहीं सिर्फ आपको रेगुलर इनकम दे, बल्कि उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला पोटेंशियल भी हो, जो वक्त के साथ साथ आपकी वेल्थ को 3-4 गुना कर पाए। लेसन नंबर 2, एसेट ओवर लाइबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का बेसिक प्रिंसिपल भी यही था कि लोग एसेट और लाइबिलिटीज का सही डिफरेंस समझ पाएं, जिसमें उन्होंने बताया कि एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब हम लोग हाउस को भी एसेट मानते हैं, पर रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एक घर में रह रहे हो और कंटिन्यूअसली उसका मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्स भर रहे हो तो वो आपके लिए एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी हुआ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा हाउस होता है जहाँ से आपको मंथली रेंट मिल रहा होता है तो वो सही मायनों में आपके लिए एसेट है। और इसलिए मिडिल क्लास लोगों को आज भी लगता है ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्वायर कर लेंगे तो रिच बन जाएंगे, जबकि आपका मेन फोकस एक्यूमुलेशन पर नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कैश फ्लो पर होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए इनकम ला रही है और कौन सी चीज आपका पैसा खत्म कर रही है। और एक बार आपने एसेट और लाइबिलिटीज के इस नजरिए को देखना शुरू किया तो आपको अपना फाइनेंशियल रोड मैप मिल जाएगा, जिसका गोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि एक ऐसा एसेट एक्वायर करना होगा जो इनकम जनरेट कर सके और वो आपको एक विंडो दे ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, बिजनेस के बारे में सोच सकें और मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकें। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या क्रिकेट प्लेयर को ही देख लो, उनका कोई ना कोई अपना बिजनेस है जिसमें उन्हें काम नहीं करना पड़ता पर फिर भी पैसा आता रहता है। कोई ना कोई लैंड या प्रॉपर्टी है जो उन्हें मंथली पेमेंट देती है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिविडेंड से वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरे साल काम ही ना करना पड़े। एग्जाम्पल के लिए लेट राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी को इस साल 224 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला है। तो बड़ी गाड़ी, लग्जरी एक्सपीरियंस और महंगे घरों पर ध्यान देने से बढ़िया है मल्टीपल इनकम सोर्स पर ध्यान दो, एसेट एक्वायर करो जो आपको सोते सोते भी आपका पैसा कमा के देंगे। लेसन नंबर 3,
वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। क्या आपको याद है आपने आखिरी स्किल कौन सी सीखी थी जिसने आपको खूब सारा पैसा कमा के दिया? याद नहीं ना? और यही प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास लोगों की। हमें सिर्फ कमाई करनी है, सिर्फ इनकम सोर्स बनाना है ताकि हमारी फैमिली का पेट पाल सके। दरअसल स्कूल और कॉलेज के 18-19 साल आपको यही सिखाया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं, कोई मॉनिटरी यूज नहीं। इसलिए जब हम स्कूल से बाहर आते हैं तब हमें लगता है पढ़ के क्या ही कर लिया, और इसलिए कुछ नया और कुछ प्रोडक्टिव सीखने की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। 90% लोग ऑफिस से घर आने के बाद खाना खा के रील्स स्क्रॉल करके सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सीखना नहीं, बस पैसा कमाना है। पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं काम सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। वो तो बाय प्रोडक्ट है। रॉबर्ट ने खुद कई तरह की जॉब्स करी, बिजनेस शुरू किया, सेल्स का काम किया, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक यंग लेडी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आपकी सक्सेस का रीजन क्या है और क्या हम भी आपके जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकते हैं? तो रॉबर्ट उस लेडी रिपोर्टर के बारे में पहले से जानते थे और उनके आर्टिकल्स भी पढ़ा करते थे। उन्होंने डिनर के दौरान उस रिपोर्टर से कहा कि आप राइटिंग को फुल टाइम क्यों नहीं करती? तो उस रिपोर्टर ने कहा सर मैंने ट्राई किया है पर मेरा कंटेंट किसी ने नहीं खरीदा और फिर मैं अब न्यूज़पेपर कंपनी में काम कर रही हूँ ताकि अपने बिल्स पे कर सकूं। तो रॉबर्ट ने उस रिपोर्टर को सजेस्ट किया कि आपको सेल्स सीखनी चाहिए, तब जाके आप वो लिख पाओगे जो सच में बिकेगा। तो उस रिपोर्टर को गुस्सा आ गया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में PhD होल्डर हूँ, सेल्स वाला काम करूंगी। तो रॉबर्ट ने उन्हें काम डाउन किया और अपनी बुक दिखाई, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। उन्होंने बताया कि मैं बेस्ट राइटर नहीं हूँ बल्कि एक बेस्ट सेलर हूँ और मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा था जब मैंने सेल्स का काम सीखा, और सिर्फ इसलिए ताकि मैं इससे आगे कुछ बड़ा क्रिएट कर सकूं। इसलिए यू शुड नेवर वर्क टू अर्न, ऑलवेज वर्क टू लर्न। न जाने कौन सी लर्निंग कब कहाँ काम आ जाए कुछ पता नहीं। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंड टैक्सेशन। एक सिंपल सा रूल कहता है कि आप अपनी कमाई हुई इनकम पे पहले टैक्स भरो, फिर जो बचा हुआ है उसे घर ले जाओ, है ना? पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इससे बाहर निकलने के लिए आपको टैक्सेस और कॉर्पोरेशन के बारे में समझना होगा। रिच लोग इसलिए रिच नहीं रहते कि वो बहुत पैसा कमाते हैं, बल्कि वो अपने कमाए हुए पैसों को अपने पास रखते हैं और अननेसेसरी टैक्स बर्डन नहीं फेस करते। पर वहीं एक मिडिल क्लास इंसान एक अच्छे बच्चे की तरह गवर्नमेंट की सारी बातें मानता है और टैक्स पे टैक्स भरता चला जाता है क्योंकि उसको डिडक्शन क्लेम करना, टैक्स सेव करना कभी सिखाया ही नहीं गया। इसलिए वो अपने कमाए हुए 100 रुपए में से 50 रुपए गवर्नमेंट और लोकल वेंडर्स को दे देता है। पर रॉबर्ट कहते हैं कॉर्पोरेशन आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट देती है। आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, स्ट्रेटेजिकली और लीगली टैक्स बचा सकते हो। इसलिए टैक्स को समझो और उन्हें अपने फेवर में यूज करो। लेसन नंबर 5, डोंट कीप योर कैश आइडल इन द बैंक। मोस्टली बैंक आपको लालच देते हैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करने का वादा करते हैं, जिससे आपको लगता है कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा। पर अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है पर उसकी वैल्यू और परचेजिंग पावर कम होती चली जा रही है। एक डेटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में हर बैंक सेविंग अकाउंट पर 2 से 3% का इंटरेस्ट देते हैं। वहीं इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% के बीच है। कहने का मतलब कि आज जो चीज 1000 की है, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस इंक्रीज होकर 1080 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर आपके बैंक में 1000 है तो वो अगले साल सिर्फ 2 से 3% से इंक्रीज होंगे, यानी कि 20-30 रुपए। पर महंगाई तो 80 रुपए बढ़ गई है। इन्फ्लेशन एक ऐसा शैतान है जो दीमक की तरह आपके पैसों पर लग जाता है और धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर देता है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो पैसा आपके पास पड़ा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचती। जरा अपने आसपास की चीजों को देखो, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स की चीजों के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें वो महंगा सामान खरीदना ही पड़ता है। पर क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद कर पाए? जी नहीं। पड़े पड़े आपका पैसा बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर बाहर निकलने के बाद उसकी परचेजिंग पावर 0 है तो वो पैसा, वो नोट आपके लिए टॉयलेट पेपर के समान है। ये कहना है रॉबर्ट कियोसाकी का। इसलिए आपको अपना ज्यादातर पैसा बैंक्स में न रखकर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड और स्टॉक जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 12 से 15% का रिटर्न ऑफर करती हैं। लेसन नंबर 6, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिससे आप जब मन करे जो मन करे खरीद लेते हो। सेल आते ही नए कपड़े, नया फोन, नया लैपटॉप खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देते हो और जब महीने के अंत में बिल भरने की बारी आती है तो आपके अकाउंट बैलेंस खाली पड़ा होता है और उस चक्कर में इस बिल पर इंटरेस्ट लग के इतना बढ़ जाता है कि आप भरने की सोचते भी नहीं हो। नौकरी लगते ही पहली सैलरी आते ही गाड़ी बुक कर लेना, EMI पर बाइक ले लेना, ये सब निशानियां हैं बैड डेट की जो हमेशा आपका बैंक अकाउंट खाली करती है। और जो $1.2 बिलियन का डेट रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया था वो है गुड डेट। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कमेंट करने से पहले जरा
जान लो तो आओ जरा इसे भी देख लेते हैं। तो सपोज करो आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आती है 1 करोड़ की, जिस पर आपने 20 लाख की डाउन पेमेंट की और बाकी बचे 80 लाख की EMI बनवा ली। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, जहां आप 80 लाख का लोन लिया है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर, और वो भी 30 साल के लिए, तो इस हिसाब से आपको हर महीने 61,513 रुपए EMI के रूप में पे करने होंगे। अब रॉबर्ट कहते हैं अगर तो ये घर आपने अपने लिए लिया है तो ये बैड डेट है, लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाते हो और कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट आउट कर देते हो तो उसके हिसाब से आपको 6 से 7% का रेंटर यील्ड मिलेगा, यानी महीने का 60 से 70 हजार रुपए, जिसमें आराम से आप EMI भी चुका दोगे और 30 साल बाद ये प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। ठीक इसी तरह मान लो अगर आप कोई गाड़ी लेते हो जिसका प्राइस 10 लाख है और उसमें आप 9% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से EMI बनवा लेते हो, तो अगले 5 सालों तक आपको 20,758 रुपए हर महीने पे करने होंगे। और अगर तो आप इस कार को अपने लिए यूज करते हो तो ये बैड डेट है, लेकिन आप इस कार को रेंटल सर्विस पर डालते हो जैसे कि ओला या उबर पर, जो महीने का 30 से 35 हजार कमा के देगी, तो ये आपके लिए गुड डेट है। तो रॉबर्ट कियोसाकी इस तरह के डेट को एज ए लेवरेज यूज करते हैं अपने लिए एसेट बिल्ड करने में, जो उन्हें एक कंटिन्यूअस इनकम सोर्स देता है। तो रॉबर्ट का ये डेट कब ओवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैड नहीं बल्कि गुड डेट है। लेसन नंबर 7, माइंड योर बिजनेस। 90% लोग दुनिया में कभी रिच इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जीवन भर एक जॉब के पीछे लगे रहते हैं और हमेशा एक सेफ साइड लेकर चलते हैं, जबकि रेस्ट 10% लोग माइंड देयर बिजनेस। इस दुनिया में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ही 2 ऐसे प्रोफेशन है जो एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाने का दम रखते हैं। अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में टोटल 4 तरह के लोग होते हैं जिनका अलग अलग कैश फ्लो होता है। पहले लेफ्ट साइड में आते हैं एम्प्लॉइज और उनके नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर राइट क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, और यही राइट साइड दुनिया की मोस्ट ऑफ द वेल्थ को कंट्रोल रखते हैं, जिसमें एक बिजनेस ओनर को कई सारे एडवांटेज रहते हैं। पहला, डेली 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ती, स्केल अप करने का स्कोप रहता है, पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, एंड मैनी मोर। प्लस एक बिजनेस आपको पैसे सोर्स जनरेट करने का मल्टीपल ऑप्शन देता है। मैकडोनल्ड का एग्जांपल देख लो, QSR बिजनेस से कब रियल एस्टेट में शिफ्ट हो गए और इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर ली, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए अगले 2025 में माइंड योर ओन बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। लेसन नंबर 8, ओवरकमिंग फियर। 99% मिडिल क्लास पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कुछ भी नया करने से पहले या पैसा लगाने से पहले डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं कुछ करूं या गलत हो गया तो मेरा हार्ड अर्न मनी डूब जाएगा, और अगर जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ गया तो सिक्योर इनकम सोर्स भी हाथ से चली गई, और इसी डर के कारण वो कभी भी कुछ नया नहीं कर पाते और सोचते हैं जिंदगी भर एक नौकरी करो, फिर कुछ सालों बाद EMI पे मोबाइल फोन और गाड़ी ले लो, और जब गाड़ी की EMI खत्म हो जाए, शादी हो जाए, तो EMI पर घर लेकर सेटल हो जाओ, और अगले 20-30 साल वो EMI चुकाने के लिए नौकरी करो, और इसी बीच में अगर थोड़ा पैसा बच भी गया तो जाकर उसकी FD करवा दो, सब कुछ सेफ। पर क्या सक्सेस की यही सही डेफिनेशन है? रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें यही डेफिनेशन सिखाई थी, पर उनके रिच डैड ने कहा अगर तुम दुनिया के टॉप 1% लोगों में आना चाहते हो तो सबसे पहले इस माइंडसेट को पूरा चेंज करना होगा। जो लोग लाइफ के हर एक कदम पर रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी सक्सेस और वेल्थ का दरवाजा नहीं देख पाते और ऑर्डिनरी सी लाइफ जीकर रह जाते हैं। देखो थोड़ा डर अच्छा है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप रिस्क लेने के डर से कभी रोड पर गाड़ी ही ना चलाओ। जिस तरह आप गाड़ी चलाकर रिस्क लेते हो, रोड पर चलते हो, ठीक उसी तरह अपने फाइनेंस में भी थोड़ा रिस्क कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड दे सकता है, और जब तक आप इस रिस्क लेने के डर से बाहर नहीं आ सकते आप कभी वेल्थी और रिच फ्यूचर नहीं जी सकते। तो दोस्तों अगर रिच डैड पुअर डैड के इन सभी लेसन को समराइज किया जाए तो सबसे पहला कैश फ्लो का मतलब समझो, दूसरा एसेट बिल्ड करो, लायबिलिटीज नहीं, तीसरा सीखने के लिए काम करो, पैसा अपने आप आएगा, चौथा टैक्सेशन का सही से यूज करो, फिफ्थ बैंक में सारा पैसा मत रखो, सिक्स गुड और बैड डेट के बीच का डिफरेंस समझो, सेवंथ 2025 की शुरुआत से एक बिजनेस करो, एंड लास्ट एट्थ अपना रिस्क लेने के फियर को खत्म करो और लाइफ में ट्रू वेल्थ और सक्सेस अचीव करो, ताकि आप भी दिन का 32,000 खर्च करो और आपका पैसा कभी खत्म ना हो। जय हिंद।